जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ CSE 2023 डिस्कशन। देखिए अब हमने जो 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनका कुछ मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि देखिए ये क्वेश्चंस की जो एक देखिए पॉजिटिव बात क्या थी कि ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। इन दोनों में से अगर हमें एक गलत अगर मिल गया ना, एक गलत, या फिर ये गलत है या फिर ये गलत है, तो जैसे हमने एक गलत ढूंढा तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे COD में से आएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, या फिर स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। मतलब जैसे हमने एक गलत ढूंढा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि एक सही ढूंढने से आपको जो यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ही एक गलत हमने ढूंढ लिया, सीधा सीधा जो हमारा अगला वाला जो है वो सही हो जाएगा। हमें इसके बारे में कोई यहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें पता चल गया कि हाँ ये गलत है तो 100% यहाँ पे जो है ये सही होगा, या फिर ये गलत है तो 100% ये सही होगा। तो ये एक ब्यूटी है, ठीक है, इन क्वेश्चंस की, ठीक है। और मेजॉरिटी देखिए COD में से हमें आंसर देखने को मिलेंगे। और जो थोड़ा कंफ्यूजिंग, जो इसका एक निगेटिव पार्ट है ना, वो है दोस्तों अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो इस पे थोड़ा जो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या UPSC इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान रहा है या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है। ये थोड़ा जो है यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसके 2 पॉजिटिव्स हैं, बट जो पहला वाला मैंने बताया ये मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई हो जाता है और ये बहुत ईजी है और इससे डायरेक्टली हमारा विद इन अ सेकेंड्स आंसर आ जाता है। जैसे आपको ये इनकरेक्ट वाला अगर फंडा समझ आ गया कि दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है, तो चलिए देखते हैं अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 से पढ़ते हैं। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए डेटा है यहाँ पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इन इंडिया, देखिए इन इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स वी डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ तो बहुत ही नॉर्मल सी एक सिंपल सीधी सी बात करी जाइए, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है, फैक्ट नहीं है। हमने देखा भी था ये चीज़ कि सिंपल स्टेटमेंट, नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो डेटा, बस एक थेसिस यहाँ पे रखा जा रहा है कि हाँ हम यूरेनियम के डिपॉजिट होने के है, फिर भी हम जो है कोल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब इसके रीजंस क्या है, तो हमें पता है कि यूरेनियम टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी ज़्यादा एडवांस है नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, कोल सेक्टर हमारा ऑलरेडी जो हमारा डेवलप्ड है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, बट व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 60% नहीं है दोस्तों। 60% के लिए जो है इससे हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर वेपन्स बनाते हैं इतना एनरिचमेंट से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए तो अप टू 3 to 4% ही लगता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट वर्जन क्या होगा, एटलीस्ट 60% नहीं, तो यहाँ पे 3 to 4% ये करेक्शन हमें कर लेना है। और 60% किसके लिए लगेगा, तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। बस इतना याद रखना, ये गलत है। तो जैसे ही 2 गलत हो गया हमारा आंसर क्या आ गया, C। तो इस तरीके से देखिए इतना हमें यहाँ पे पढ़ना था। बाकी देखिए यूरेनियम एनर्जी, इससे रिलेटेड जो है चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले यूरेनियम की कुछ साइट्स है तो आप उन्हें थोड़ा याद रख लेंगे, ठीक है। एक देखिए दोस्तों जादूगुड़ा माइंस है, ठीक है, जादूगुड़ा माइंस जो कि झारखंड में है, ठीक है। ये मैच द पेयर में आ चुका है पहले भी। फिर एक तुम्मल पल्ले करके है, तुम्मल पल्ले, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। देन भाटीन, नावरा पहाड़ एंड तुमरादी, ठीक है, तुमरादी। इसमें से देखिए भाटीन हमारा झारखंड में है, नावरा पहाड़ देखिए ये भी झारखंड में है, और तुम्मल पल्ले आंध्र प्रदेश में है, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए एक माइन है तुमरादी। तो ये कुछ नाम आप याद रखिए, ये हमारे झारखंड में है। तो देखिए जादूगौड़ा झारखंड में है, तुम्मल पल्ले आंध्र प्रदेश में है, भाटीन झारखंड में है, नावरा पहाड़ झारखंड में है, तुमरादी झारखंड में है, ठीक है। तो ये कुछ नाम याद रखिए, क्या पता 2-3 नाम देके पूछ देंगे कि इट इज़ फेमस फॉर विच माइन या फिर मिनरल्स ऐसे करके, ठीक है। तो बस ये हमने वैल्यू एडिशन यहाँ से देख लिया। नेक्स्ट देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। देखिए नॉट वर्ड है, इसका मतलब इसे गलत मत समझिए, पूरा पढ़िए इसे। क्या कह रहा है कि मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड, मतलब आर्टिफिशियली अगर मुझे शौक है मार्सुपियल पालने का तो मैं यहाँ पे लाके मेरे घर में रख सकता हूँ, प्राइवेट जू में या फिर शेल्टर होम में, बट नेचुरली यहाँ पे फाउंड नहीं करता है। प्लेन स्टेटमेंट है, सीधा सीधा बोल रहा है, ठीक है। और मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन अ माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। चलो मैं ये मान लूँ कि ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड हो सकता है, बट नो प्रेडेटर, नो प्रेडेटर ये तो होना बहुत मुश्किल है हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। हमने इतना पढ़ा है कि हर जानवर को खाने वाला दूसरा जानवर है, ठीक है। तो ये नो प्रेडेटर, ये बात यहाँ पे हजम नहीं हो रही है।
और देखिए क्वेश्चन अगर आप इतना पढ़ के सोचते कि यार मार्सुपियल के बारे में पता नहीं, बट ये वाला अगर देखते ना नो प्रेडेटर, तो सीधा ये गलत मानना था और आंसर क्या आ जाता हमारा सी। ठीक है, अब देखिए जो मार्सुपियल से कहाँ मिलते हैं, तो मार्सुपियल देखिए दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये देखिए एक PYQ में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है कि मार्सुपियल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। ठीक है, उसका मैं एक वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाऊँगा कि कैसे PYQ से 2023 में क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट अगर और इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो तो मार्सुपियल में देखिए कांगारूज आ जाते हैं, कांगारूज। ठीक है, अब ये मार्सुपियल क्यों होते हैं, तो इनके पेट के पास एक पाउच होता है जिसमें अपने बच्चे को जो है बिठा के रखती है और घुमाती है मस्त। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे हम। ठीक है, और ये नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, देखिए स्टेटमेंट बनाया कैसे है, नॉट नेचुरली फाउंड। यही अगर ये बोल देता कि नेचुरली फाउंड तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये एक हिंट हमें याद रखनी है, नेचुरली फाउंड है या नहीं है। ठीक है, जानवरों के कंटेक्स्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और ये देखिए दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ओनली रेस्ट्रिक्टेड, देखिए ओनली एक हमारा एक्सट्रीम वर्ड है, नो हमारा एक एक्सट्रीम वर्ड है। तो कौन कहता है, जो लॉजिकल गेसिंग एलिमिनेशन टेक्निक में जो हमने ट्रैप सेट करे थे, सीखे थे, ट्रैप सीखे थे, ये कोई रैंडम गेस नहीं है, ये बेस ऑन सारे PYQs का ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया। तो देखिए ओनली वर्ड, नो वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट है बट पूरा कंटेक्स्ट हमें इसे समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखेंगे तो इन्वेजिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ पूछता है, जैसे कि UNFCCC के इनिशिएटिव्स कभी पूछ देगा। ठीक है, तो देखिए इन्वेजिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये देखिए ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज़ डेटाबेस रखता है, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है हमारा तो ये हमारा IUCN से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों IUCN का और एक इनिशिएटिव है जो कि करंट अफेयर में भी आया था 1 साल पहले, जो कि है स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन। ठीक है, तो स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो ये IUCN से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे IUCN के बारे में थोड़ा और देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों IUCN क्वेश्चन क्यों आया, जैसे ही साइट ओपन करी, और देखिए ये हमारा एक मास्टर अप्रोच होता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए जैसे ही साइट ओपन करी क्या दिख रहा है, 75 ईयर्स ऑफ विजन एंड इम्पैक्ट, 1948 में फाउंड हुआ था, 2023 में कितने साल पूरे हुए, 75। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने बना दिया। ओके, मैं ऐसा नहीं कहता कि अब हर बॉडी का आप ईयर और याद रखो कि 75 किसे हो रहा है, 50 किसे हो रहा है, बट एक यहाँ पे एक थीम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बारे में देखते हैं IUCN क्या है। तो ये पूरा यहाँ लिखना नहीं है, बस तो इसमें बस अब इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। 1948 में बना था। अब देखिए IUCN है, वर्ल्ड लेवल पे है, तो यहाँ पे देखिए 1400 मेंबर है, 15,000 एक्सपर्ट है। ठीक है, और ये नेचुरल एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन की बात करते हैं, 160 प्लस कंट्री। अब क्या इतने याद रखेंगे, नहीं, बस ऊपर ऊपर से हमें देख लेना है कि हाँ ऐसा कुछ इनका मैंडेट है। उसके बाद देखिए कुछ कमीशंस है इसके अंदर, देखिए मैं बता रहा था स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, कमीशन ऑन एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो इसमें से देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा समझने में मतलब आइडिया नहीं लग सकता। फिर देखिए क्लाइमेट क्राइसिस कमीशन, ये आ सकता है अगले प्रीलिम्स में। ठीक है, फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट लॉ, ये भी आप याद रखिए। तो ये 3 थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप जो है यहाँ पे इन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला नाम, ये वाला नाम और ये वाला नाम, और बाकी तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा बस। उसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इन्वेजिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप, देखिए ये स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें होगी तो ये यहाँ पे डिटेल में बता रखा है उन्होंने। ठीक है, कि यहाँ पे बेट नॉलेज, प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो बस इतना हमें याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला ऑप्शन है UNEP, देखिए इसका हेडक्वार्टर केनिया में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी हम इतना ही याद रखेंगे, जब UNEP का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे तब हम उसकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पेपर नहीं करना है, बहुत सारे पेपर करने हैं। ये क्वेश्चन आया था तो ये हमने डिटेल में देख लिया, ये UNEP के बारे में इतना बहुत ठीक है। फिर UNCED देखिए, ये अर्थ समिट जब हुआ था 1992 में रियो में, तब ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, देखिए ये एक NGO है, ये नोट डाउन कर लीजिए। स्विट्ज़रलैंड में बेस है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, 1961 में बनी थी। अब देखिए ये जो NGO है ना WWF, इसके कुछ बहुत ही नोटेबल इनिशिएटिव्स है जिन पे UPSC ने भी पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे कि अर्थ आवर, जिसमें साल के एक दिन 1 घंटे के लिए सब जो है लाइट्स बंद कर देते हैं। ठीक है, ये है अर्थ आवर। फिर देखिए लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है इनका।
क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप पूछा, वैसे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसका है ऐसा पूछ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे मराइन स्टीवर्डशिप मराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल है इसके अंदर। और नेक्स्ट है डेट फॉर नेचर स्वैप। तो ये 4 चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बस इतना ही था इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड में कहूँगा कि विच वन ऑफ द अबव इज नॉक्टर्नल, जनरली नॉक्टर्नल एंड मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनलाइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा ओनली 2। ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगा कि आप कहीं से पढ़ सकते हो या फिर ऐसे पढ़ना भी चाहिए। बस अब इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा इसके जेनेसिस सिंथेसिस में नहीं जाना कि अब सारे ही नॉक्टर्नल हमें याद करना है, नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लायन टेल मकाक के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट याद रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ड्राई फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कि स्टेट हो गया हमारा कर्नाटका, उसके बाद देखिए केरला, तमिलनाडु। और बेसिकली ये वेस्टर्न घाट जो है हमारा, इसमें एंडेमिक है, मतलब यहाँ पे साधारणतः ये पाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्टर्न घाट में ये एंडेमिक है। कौन, हमारा लायन टेल मकाक। फिर देखिए मालाबार कीवेट, ठीक है। मालाबार कीवेट ये देखिए मेनली पाई जाती है इराविकुलम नेशनल पार्क। अभी इराविकुलम नेशनल पार्क है, देखिए ये जो नेशनल पार्क्स में बता रहा हूँ ये डायरेक्टली मैच द पेयर भी आ सकते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क ये केरल में है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और एक दूसरा एक जगह है जिसका नाम है जायंट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, ठीक है। तो जायंट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु एंड इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में मालाबार कीवेट देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर है सांबर डियर। अब देखिए इनके जो IUCN स्टेटस है मैं बता सकता हूँ, बट बताऊँगा फिर भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे 50-60 एनिमल के याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप जो है ये जो हमारा शंकर IAS है वहाँ से इसे कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए सांबर डियर देखिए दोस्तों ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाती है, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान भी आ गया, नेपाल भी आ गया, म्यांमार का भी थोड़ा सा एरिया आ गया, ठीक है। ये भी देखिए दोस्तों ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। तो जो हमने देखा था ना मार्सुपियल्स फाउंड ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड, तो क्यों गलत है, क्योंकि वो घूम के आ सकता है। एनवायरमेंट वाले मास्टर वीडियो सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग तरीके से बना दिया, नॉक्टर्नल पूछ लिया इन्होंने कि रात को कौन एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो चलिए अब इनके दर्शन भी कर लीजिए। ये है सांबर डियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारे लायन टेल्ड मकाक, ठीक है। स्माइल देखिए भाई की अपने। नेक्स्ट देखिए ये है, देखिए दोस्तों मालाबार कीवेट, ठीक है। मालाबार कीवेट देखिए ये रात में है, ठीक है। ये तो दिन में दिख रहा है और ये इवनिंग का टाइम होगा शायद, पता नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा याद रख लीजिए। नेक्स्ट अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जियो साइंटिस्ट का जो क्वेश्चन पेपर था 2023 वाला, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म है जो ऑड एंड इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और वहाँ पे हमारा आंसर था हनी बी, ठीक है। और मैंने आपको ये पढ़ाया भी था बिफोर प्रीलिम्स। और यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस, ठीक है, वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस एंड द सोर्स ऑफ फूड। तो जब ये ऑड इवन बता सकता है तो उतना इंटेलिजेंट हनी भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन का हिंट देके मैंने ऑलरेडी अर्जुन IAS टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर मैं जब 2023 वाला रिपीटेशन वाला वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे आप एक जगह पे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे 23 के प्री में आए थे। अब देखिए बटरफ्लाइज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि UPSC ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है कि ब्लू मॉर्मॉन, ये देखिए महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर हुई थी, तब क्वेश्चन आया था, स्टेट महाराष्ट्र की बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है। फिर ऐसे देखिए 1-2 नाम है, जैसे कि तमिल यवमन, ठीक है, तमिल यवमन, ये तमिलनाडु की है। फिर देखिए कॉमन पीकॉक, नाम में पीकॉक है, ठीक है, ये UK में है, उत्तराखंड। और सदर्न बर्ड विंग, ये कर्नाटक है। तो कुछ बटरफ्लाइज थी जो कि न्यूज़ में थी, ठीक है, और ये करंट अफेयर मैगजीन्स में हमें देखने को मिल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। बाकी ड्रैगन फ्लाई, वैस्प, इतना कोई मुझे इनका इम्पोर्टेंट कोई कंटेक्स्ट यहाँ पे नहीं मिला।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों मशरूम्स के बारे में, और यहाँ पे देखिए हमने जो लॉजिक पढ़ा था सम वाला, सम 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 सम, बिल्कुल इसके डिटेल में नहीं जाना है। मशरूम्स के नाम याद नहीं रखने के, कौन से मशरूम में यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कौन से में साइको एक्टिव प्रॉपर्टी है, कौन से में इंसेक्टिसाइडल है और कौन से में बायोल्यूमिनेसेंट है। बस एक कॉमन अप्रोच यहाँ पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं कर सकते, इतना आप जो है यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ये ऑयस्टर मशरूम में होती है, ठीक है, ऑयस्टर मशरूम। साइको एक्टिव प्रॉपर्टी देखिए एक मैजिक मशरूम होता है उसमें होता है। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी देखिए एक लैक्टेरियस स्पीशीज़ नाम का होता है, ये मैं बस आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। और ये जो है ना बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए सम मशरूम, पूरे वर्ल्ड में कितने हज़ारों स्पीशीज़ होगी मशरूम की, तो यहाँ पे सीधा हमें जो है 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर लगाना था, ठीक है। अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, वो 3 स्टेटमेंट है। देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन, देखिए कैन हमारा पॉसिबिलिस्टिक वाला वर्ड है, कैन ग्रो इन द एनवायरमेंट विद द टेम्परेचर अबाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कैन ग्रो, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरमेंट विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये अबव बॉइलिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन अ हायर एसिडिक एनवायरमेंट विद pH बिलो 3। अब देखिए यहाँ पे ना पृथ्वी के एनवायरमेंट की बात हुई है, ना यहाँ पे जो बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उनके एनवायरमेंट की बात हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही वाइडर रेंज पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, और हमारा देखिए पॉसिबल वाला वर्ड भी है सम, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑल 3 इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑल 3 इज़ करेक्ट। तो इसके भी ज़्यादा डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात ही हो रही थी, तो ये करंट अफेयर में चल रहा था 1 2 साल पहले। टार्डिग्रेड्स नाम के जो है, इन्हें वाटर बियर्स भी कहते हैं। ये दिख रहा है हमें बड़ा, बट ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट इसका जो है साइज़ होता है, और ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहता है, ठीक है। ये न्यूज़ में आया था तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नासा ने ये जो वाटर बियर्स है इनको स्पेस में भेज दिया। जब ये भाई साहब स्पेस में रह सकते हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और pH क्या ही है इनके लिए। तो देख ले, ये अपोकैलिप्स, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी त्रासदी भी होगी तो भी ये जी जाएंगे। तो ये हमारे टार्डिग्रेड्स, द डॉन, ठीक है। तो एक तरीके से डॉन है, ठीक है। तो बस यही था इसमें। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में, गिलेरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट यहाँ पे पूछा है। दे आर ओमनीवरस, ठीक है, दे आर ओमनीवरस। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड एंड दे बिल्ड अ नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रो टिप वाले वीडियो में बताया था कि अपने सराउंडिंग को यहाँ पे आप इमेजिन करो। अगर आपने किसी पार्क में घूमे होंगे, या फिर जंगल में कभी गए होंगे घूमने, या फिर खेतों में भी अगर आप गए होंगे, ठीक है, या फिर आपका स्कूल कॉलेज में अगर पार्क होगा, तो स्क्वेरल तो आपने वहाँ पे देखी होगी, ठीक है। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। मैंने सीधा देखा कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग देयर बरोज इन ग्राउंड, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि जब भी गिलहरी ऐसे नीचे घूमती है और वो जब भी डर जाती है तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ती है, ठीक है। अब जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, और वही अगर हम चूहों को देखें तो चूहों को जब हम डराते हैं या फिर उनको ऐसे डर लगता है तो वो कहाँ भागते हैं, वो अपने बरोज में भागते हैं, और वो कहाँ होते हैं, ज़मीन के नीचे। तो चूहे अगर ज़मीन के नीचे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनका घर है, और स्क्वेरल ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ उनका घर होगा। तो मैंने ऐसे सोचा, ठीक है। मैं ये एक आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ मैंने अप्लाई करी ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो एस्पेक्ट होगा कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इस एस्पेक्ट से इसे गलत माना, ठीक है। फिर देखिए दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड, ठीक है। अब ग्राउंड में वो अपने नट्स एंड सीड को स्टोर कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग कि एनिमल्स जो है छोटे छोटे ये सीड डिस्पर्सल में काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, गिलहरी अपना फूड वहाँ पे छुपाती है और भूल जाती है कि कहाँ छुपाया था, और फिर यहाँ से देखिए पेड़ बन जाता है, ठीक है। और दे आर ओमनीवरस, ओमनीवरस यानी कि ये कीड़े भी खा लेती है और थोड़े घास फूस भी खा लेती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ये 2 थोड़े मुझे नॉर्मल लगे, ठीक है। मैंने सोचा हाँ ग्राउंड में ये छुपा सकती है, ओमनीवरस भी हो सकती है, छोटे मोटे कीड़े खा सकती है। तो यहाँ पे आंसर ओनली 2 मार्क किया। तो ये तो हो गई मेरी थिंकिंग, मैंने आपको बताया कि मैंने ये वाला स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे हटाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन टफ था, बट इस तरीके से अगर आप सोचते, ठीक है, एक्सक्लूजनिस्ट नहीं सोचना था यहाँ पे कि अच्छा ओमनीवरस है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कार्निवरस है, क्या है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं सोचना था हमें, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग अगर हम करेंगे, ठीक है, अब यही थिंकिंग मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है 24 के अटेम्प्ट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट ये जो थिंकिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप सीख लीजिए,
फिर मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। जब आपने वो सीख लिया ना कि कैसे क्वेश्चंस को देख के वहाँ पे आंसर तक पहुँचना है, तो वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ग्राउंड में नहीं रहती है, अर्बोरियल होती है नेचर में। जैसे वो नॉक्टर्नल थे रात में घूमने वाले, ये अर्बोरियल है, यानी कि ये ट्रीज़ के ऊपर रहती है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और देखिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि कुछ काम की है कि हम इसको और ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं आई गेस। ओके, अभी देखिए 19, ये भी देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे हम ज़्यादा मार तोड़ तो नहीं मचा सकते, बट थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक था, कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि एक टूल बनाता है जो स्टिक टू स्क्रैप द इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ अ वुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर है ओरंगुटान। ठीक है, आंसर ओरंगुटान है, पता भी चल गया। अभी ये फिशिंग कैट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ऑटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और स्लॉथ बियर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों आया था दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना ओरंगुटान, ये बोर्नियो में इलीगल हंटिंग हो रही थी इसकी, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, अभी ओरंगुटान कैसे दिखते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये जो ओरंगुटान भाई साहब ये इंडोनेशिया, सुमात्रा और यहाँ के रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, मतलब हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के आसपास ही मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिशिंग कैट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। फिशिंग कैट देखिए 2019 के प्री के पेपर में हमारे आ रखा है एक ऑप्शन में। ठीक है, अब फिशिंग कैट देखिए दोस्तों, ये सुंदरबन जो हमारे सुंदरबन मैनग्रूव्स वहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा वैलीज़ में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और हिमालयन फुटहिल्स में हमें देखने को मिल जाती है फिशिंग कैट। तो इसका स्प्रेड आप याद रखिए। ठीक है, कि हमारा ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सुंदरबन और हिमालयन कैट फुटहिल्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है फिशिंग कैट। ठीक है, ऑटर ये भाई साहब कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया था, बहुत बड़ा एरिया है हमारा। ठीक है, स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ बियर देखिए दोस्तों ये श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल यहाँ मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो ये किस नेशनल पार्क में मिलता है, ये कहाँ मिलता है, स्लॉथ बियर कहाँ मिलता है, इतना डिटेल मुझे नहीं लगता हमें जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से हमने देख लिया कि हाँ ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, बाकी इनके फ़ोटोज़ हम देख लेते हैं थोड़े। तो देखिए दोस्तों ये है ऑटर जी। ठीक है, ये देखिए यूरेशियन ऑटर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता है। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया ऑटर। फिर देखिए ये हमारी फ़िशिंग कैट, तो ये मछली खाती है इसीलिए इनका नाम है फ़िशिंग कैट। ठीक है, 2019 के पेपर में भी इनका जिक्र आया था, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद ये हमारे भालू भाई। ठीक है, स्लॉथ बियर। और नेक्स्ट हमारे बचे जो हमारे क्वेश्चन के पूरे हीरो थे वो थे ओरंगुटान। ठीक है, तो क्रिश मूवी में भी आपने इन्हें देखा होगा। ठीक है, उनसे वो एक्टिंग कराते हैं। ठीक है, क्रिश मूवी, क्रिश हाँ पहला ही पार्ट शायद उसमें था। तो ये देखो ये लकड़ी और यहाँ से एक कीड़े निकाल रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल सवाल था, बस आगे बढ़ते अभी इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज़ यूज। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो अभी इसमें से देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा एनवायरनमेंट वाला है और मैंने मतलब ये एक तरीके से एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स, अब कितने तरीके के फायर रिटार्डेंट्स हो सकते थे, फोम एजेंट्स भी कितने तरीके के, लुब्रिकेंट्स कौन सा लुब्रिकेंट, कुछ स्पेसिफिक दिया, एरोसोल कौन से एरोसोल्स, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी गई है कि इतना केजी हमने जलाया या फिर इतना जो है हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देखें तो यहाँ पे हम आंसर मार्क करना था हमें डी, और यही हमारा यहाँ पे सही है। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों किगाली अमेंडमेंट हुआ था एक, किगाली अमेंडमेंट। इसके पहले देखिए एक वियना प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए था, और उसी के बाद देखिए किगाली अमेंडमेंट हुआ था। अभी अमेंडमेंट है तो इसमें क्या हुआ था, ये टू फेज डाउन, ठीक है, टू फेज डाउन द HFCs, तो यहाँ पे HFCs को फेज डाउन करने की बात करी थी। ठीक है, और ये 2019 से फोर्स में आया था, और 80% यहाँ पे जो है कंजम्पशन रिड्यूस करने की बात करी थी इन द नेक्स्ट 30 ईयर। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला 100% ख़त्म कर देंगे, नहीं, 80% यहाँ पे जो है कंजम्पशन रिड्यूस करने की बात करी थी नेक्स्ट 30 ईयर में। ओके, उसके बाद अगर ये एरोसोल्स इनके बारे में थोड़ा देखा जाए
तो ये स्प्रे, इनहेलर, सॉल्वेंट्स में यूज़ होते हैं। लुब्रिकेंट्स देखिए रेफ्रिजरेंट, कॉम्प्रेसर, इन सब में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देखिए यहाँ पे, इन्हें ज़्यादा हमने इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए सीधा एक लॉजिक हमारा अप्लाई होता है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 आप पढ़िए, ठीक है। मैंने जो ओवरव्यू आपको बताया था, ठीक है, इनविट्स आर रिकॉग्नाइज एज बोरोवर्स अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। ऐसा कुछ कह रहा है कि हाँ रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बोरोवर, ठीक है, नहीं पता। पहला स्टेटमेंट देखिए, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ इनविट्स, इनविट्स यानी कि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे टैक्स नहीं लेने की बात कर रहा है। और मास्टर वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि टैक्स नहीं लेना ये बहुत ज़्यादा एक कैश क्रंच पैदा कर देगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी में, क्योंकि अगर टैक्स नहीं होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे स्टेट। और ऐसा ही देखिए 2022 में भी उन्होंने स्टेटमेंट बनाया था, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो थीम देखिए बनाने की, क्वेश्चन बनाने की, देखिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, ये लाइन ऑफ थॉट और ये कीवर्ड हमें याद रखना है हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कि अगर ऐसी कोई फालतू बात करी जाती है। देखिए अगर पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता है तो एग्जेम्पशन देना बहुत बड़ी बात होती है। और ये भी कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स को या फिर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इस स्टेटमेंट को मैंने रियल एग्जाम में गलत माना था, ठीक है। मैंने इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं पढ़ रखी थी, बट बाद में जब इन पे सर्च किया तो यहाँ पे देखिए बोथ आर टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे जो है डिविडेंड्स भी टैक्सेबल है और इन्वेट्स का जो है ये भी टैक्स, ठीक है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमारा एक हमें गलत मिल गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सीधा डी। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। बस इतना ही इसमें हमें याद रखना था। अब बाकी हमें ये सरफाइसी एक्ट, इनविट्स, इनके डिटेल में नहीं जाना है कि इनके क्या क्या परसेंटेज है और क्या चीज़ है। ये वे ऑफ थॉट जो है आप यहाँ पे समझ जाइए बस। नेक्स्ट देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा हमें जो है एनालिटिकल जो स्किल है ये यहाँ पे चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एनालिटिकल स्किल चेक हो रही है हमारी, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, मतलब 2020-21 की बात कर रहा है, मैनी, बहुत सारे सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट कह रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे डेटा नहीं दिया कि सबने भाई 2% से ही हाइक किया, ऐसा कोई डेटा नहीं है, जनरल सी बात कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली, देखिए वर्ड देखिए जनरली, ठीक है, जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव अ एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप GS3 मेंस में मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इफेक्टिवनेस पढ़ोगे तो वहाँ पे हमें एक क्रिटिसिज्म भी होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो डिसीजन है वो लास्ट जो कस्टमर है वहाँ तक पहुँचने तक उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि RBI ने जो डिसाइड कर लिया वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा 100%, नहीं, इसमें भी थोड़े फ्लॉज रहते हैं। ये हमने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग या फिर मेंस की अगर आपने तैयारी कर रखी तो आपको होगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कोई डेफिनेट बात नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सेंट्रल बैंक अज्यूम करता है कि जो भी वो यहाँ पे मेजर्स ले रहा है मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स से, उससे जो है कंज्यूमर प्राइस राइज हो जाएगा, ठीक है। वो अज्यूम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी उसने जो है एक्सट्रीम बात नहीं करी है कि वो ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या फिर कोई फिक्स यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसे समझिए, और ये दोनों स्टेटमेंट एक पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक बिकॉज, ये वर्ड यहाँ पे लगा दीजिए, बिकॉज सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम। तो ये एक पूरा एक स्टेट पैराग्राफ बन रहा है। अब जब यहाँ पे बिकॉज लग गया और लग रहा है, ठीक है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक की बात हो रही है और यहाँ पे जो है किसी वैक्सीन की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है दोनों एक दूसरे का। बट यहाँ पे बिकॉज वर्ड से कनेक्ट हो रहे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए। तो इस तरीके से ये वर्ड लगा के आपको अगर हो रहा है यहाँ पे कि हाँ स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ऐसे आपको देखना है इन क्वेश्चंस को। आई होप इस तरीके से जो है आप अगर सोचेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। इसकी टेक्निकलिटीज़ हमें बिल्कुल नहीं जाना है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए 22 में 21 में पहले आ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स होते हैं, इससे क्या होता है,
ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया और ये हमने यहाँ पे देख लिया, आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टफ यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टफ हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आप पढ़िए, क्या कह रहा है ये कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। एंड स्टेटमेंट टू क्या है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, इनमें से अगर आपने मास्टर वीडियो सेशन अच्छे से देख रखा है तो दोनों में से आपको सही कौन सा लग रहा है, दोनों में से सही कौन सा लग रहा है? तो अगर आपने मास्टर वीडियो सेशन और उसे अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को सही माना होगा। क्यों? देखिए, लाइकली वर्ड है यहाँ पे, वन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कार्बन मार्केट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, बहुत सारी चीज़ें हैं बट उनमें से एक है हमारा कार्बन मार्केट। तो ये तो हमारा सही हो गया। अब पूरा खेल बचा स्टेटमेंट 2 पे कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ी है एम्बिग्यूटी और थोड़ा है डाउट, ठीक है। कुछ सोर्सेज जो मैंने सर्च करे वो बता रहे इसे सही, कुछ कह रहे गलत, कुछ वेबसाइट इसे गलत कह रही है, कुछ इसे सही कह रही है, कुछ आर्टिकल्स इसे सही कह रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में डाउट, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो झेलम रिवर और वो गंडक रिवर वाला, वैसे ही यहाँ पे इसमें डाउट है, ठीक है। बट जितना मैंने सर्च किया है, ठीक है, ये डाउट है। जैसे ऑफिशियल आंसर किया गया, हम 23 नंबर का क्वेश्चन भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। या फिर ये सही भी हो सकता है अगर यूपीएससी से सही मानेगा तो, ठीक है, या फिर सी भी हो सकता है, क्योंकि अब इसमें हमें जो है एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन था 2023 के पेपर में जिसमें एम्बिग्यूटी, और इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने सही मान लिया, ठीक है। आगे देखिए, आरबीआई के स्टरलाइजेशन के बारे में है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी से पूछा है दोस्तों। अगर आपने वो माइक्रो या मैक्रो एनसीईआरटी है रेड कलर की इकोनॉमी वाली, वो अगर आपने देख रखा होगा तो स्टरलाइजेशन डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसीज, डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओवरसाइट्स ऑफ द सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, एंड कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टरलाइजेशन है ये हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करने से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए दोस्तों, स्टरलाइजेशन में जो फॉरेक्स होता है हमारा, जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी वॉलेटिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये लिख लीजिए आप, स्टरलाइजेशन में क्या होता है, फॉरेक्स जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है इसकी वॉलेटिलिटी से रिलेटेड होता है। व्हेन आरबीआई बाय, अब आरबीआई क्या बाय करेगी यहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाता है, और अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारा, ठीक है। और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर इट, यहाँ पे स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी से कैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और स्टरलाइजेशन यहाँ पे लिंक हुआ है, ठीक है। अब स्टरलाइजेशन में क्या होता है, सेल एंड परचेस होता है ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स पीवाईक्यूज में 2 बार आ चुका है, हम वहाँ पे करेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा, टू ऑफसेट द इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या सेल किया जाता है यहाँ पे, ट्रेजरी बिल टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी की वजह से आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा तो पैसा लोगों को देगा, और पैसा जैसे आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब एक से ही एक दूसरा इंपैक्ट हो रहा है। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे होगा स्टरलाइजेशन। तो आई होप आपको इस स्टरलाइजेशन वाला जो फंडा है यहाँ पे इजीली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो सी ऑप्शन है ना, ठीक है। अब देखिए, आरबीआई एक्टिविटीज़ ऑफ द आरबीआई इज कंसिडर्ड एज अ स्टरलाइजेशन। तो ये देखिए, जो डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कौन करता है, आरबीआई। आगे चल के ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे बोलेगा डेट एंड कैश मैनेजमेंट कैग करता है या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा आरबीआई। फिर रेगुलेटिंग द एनबीएफसी कौन करेगा, आरबीआई। ओवरसाइटिंग द सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम कौन करेगा, आरबीआई। तो यहाँ पे 4 आरबीआई के फंक्शंस हमें मिल गए जो कि आगे चल के हमारे किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आरबीआई हॉट टॉपिक है। 2021 में भी आया था आरबीआई के गवर्नर और उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये ऑप्शंस भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम याद रखेंगे अगले एग्जाम्स के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है बड़ा ईजी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द
कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट और जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है, ये दोनों हमारे जो कैपिटल मार्केट में आते हैं। अब कॉल मनी क्या होता है दोस्तों? कॉल मनी देखिए एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है यहाँ पे पैसा दिया जाता है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट देखिए एक लॉन्ग टर्म वाला मार्केट होता है हमारा, ठीक है। कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म वाला होता है और कॉल मनी मार्केट देखिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये हट गया। ट्रेजरी बिल ये भी देखिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये भी हट गया, ठीक है। बचा क्या? स्टॉक मार्केट, ये भी हम कैपिटल मार्केट में आता है और गोल्ड बॉन्ड मार्केट भी इसमें आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ओनली 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और अब देखिए दोस्तों आगे चल के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए मनी मार्केट में ये आ जाएगा हमारा ट्रेजरी बिल एंड कॉल मनी, ठीक है। तो ये मनी मार्केट में आ जाएगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको सीखना क्या है, जब भी आप जो है ये बॉन्ड मार्केट ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना हमारे इकोनॉमी के पोर्शन में, तो ये थोड़ा याद रखिए मनी मार्केट में क्या आता है, कैपिटल मार्केट में क्या आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? ओनली 2। कॉल मनी देखिए 2019 के प्री में आया था, 2020 वाले में आया था, तो तब हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टी बिल देखिए 2018 में आया था, तब हम इसे और डिटेल में देखेंगे क्योंकि वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। अब ये जनरल यहाँ पे 4 चीज़ है, अगर इसी को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना क्लियर भी नहीं होगा, बट वहाँ पे उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ऐसे क्वेश्चन देखिए आते हैं ना, तो यहाँ पे चेक होता है कि आपने कितना यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न्स को जो है समझा है, ठीक है। आपने कितना यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न्स को समझा है। अब देखिए ये मुझे भी नहीं पता था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हार नहीं माननी है, ठीक है। मैंने सबसे पहले देखा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो डी से पढ़ते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, और ऐसे जब भी फार्मर वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड आता है तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे देखना है, उनके प्रो वाली चीज़ें देखनी है कि उनके फेवर में हो, ठीक है। अब यहाँ पे डी देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या कह रहा है? अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स एंड टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू द नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर in an area so that they produce agriculture commodity required by the company for manufacturing process and commercial production, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी पैसा देती है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड क्या है? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो है फार्मर यहाँ पे जो है अपना कमोडिटी देंगे, ठीक है। चलो मतलब ये कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख के भी हम समझ सकते हैं कि ये क्या थीम पूछी जा रही है। फिर मैंने सी ऑप्शन देखा, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यहाँ पे जो है लगा लिया था कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी। देखिए यहाँ पे मैंने पकड़ा कि सरेंडर देयर लैंड, ये जो 3 फार्म बिल्स आए थे उसमें ऐसा कोई एक्सक्लूसिव प्रोविज़न भी नहीं था, ठीक है। फिर भी यहाँ पे इतने प्रोटेस्ट हुए थे, और अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है और उसमें सरेंडर करनी है लैंड, और हमें भी पता है कि भाई लैंड से कितना जुड़ा होता है हमारे जो भी फार्मर्स हैं उनका, तो जैसे मैंने सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी देखा, मैंने ये हटा दिया, फिर मैंने इसको देखा ही नहीं क्योंकि ये ऐसे ही निगेटिव हो गया। चलो ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ दोनों कंबाइन करके कुछ काम करते होंगे, बट यहाँ पे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। बी ऑप्शन मैंने देखा मैनी मार्जिनल फार्मर। अब देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे मैनी मार्जिनल फार्मर देखा, मैंने ये देखा, देखो यहाँ पे भी मैनी मार्जिनल फार्मर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी मैनी मार्जिनल फार्मर से स्टार्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही बड़ी हिंट है और ऐसे ही कुछ आंसर होता है, बट एक एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए हमें सेम जो है वर्डिंग से जो है ऑप्शन स्टार्ट करता है, उन पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने देखा कि मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज, देखिए पॉजिटिव वर्ड है, हार्मोनाइज पॉजिटिव वर्ड है, सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अच्छा बहुत ही प्लेन सी बात कर रहा है कि हाँ लोग आते हैं साथ में मिलकर काम करते हैं, सिंक्रोनाइज और हार्मोनाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, यहाँ पे तो सरेंडर की बात हो रही है। अच्छा चलो ये थोड़ा मुझे पॉजिटिव सा लग रहा है और ये भी ठीक है, बट हमें मोस्ट करेक्ट यहाँ पे देखना है। फिर क्या कह रहा है कि रीसेटलमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर देयर प्रोड्यूस। देखिए कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर प्रोड्यूस ठीक है, बट लार्ज कल्टिवेबल लैंड किसको देंगे? जो वॉर के कारण जो यहाँ पे रीसेटल हो गए। यार यहाँ पे जो नेटिव है उनके ही रहने के वांदे हैं, ठीक है, इनमें ही इतनी इनइक्वालिटी है, ज़मीन नहीं है। और ऐसा कौन सा देश है भाई कि जो यहाँ पे लार्ज कल्टिवेबल लैंड देने लग गया किन्हें? वॉर की वजह से जो यहाँ पे रीसेटल हुए उनके लिए, उनको अच्छा घर मिल जाए या फिर रहने की जगह मिल जाए किसी दूसरी कंट्री में, यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें पता है ये रियलिटी हम देखते हैं आसपास भी, ठीक है।
तो मैंने सीधा ये हटा दिया, मैं कहा नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। फिर बचा बी एंड डी। फिर यहाँ पे देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने देखा बहुत ही प्लेन बात करी है। और अगर हम क्वेश्चन देखें, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, देखिए मार्जिनल फार्मर यानी स्मॉल फार्मर, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वर्ड उन्होंने नहीं यूज़ किया बट मार्जिनल यूज़ किया। और ये क्या कह रहा है कि ग्रुप्स में आ जाएंगे, यानी कि लार्जर फील्ड यहाँ पे हो जाएगी और सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है ये तो कॉरपोरेट्स और ये एक दूसरे को इनपुट देंगे, ऐसी कोई बात हो रही है। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें सोचने के बाद यहाँ पे आंसर टिक किया बी। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने तो एक्सप्लेन करने में ही 3-4 मिनट लगा दिया, क्या एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम मिला था? एग्ज़ाम में मुझे वहाँ पे अप्लाई करना था, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना था कि मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ। मैंने सीधा देखा ड्यू टू और मैंने ये हटा दिया। जैसे मैंने सरेंडर देखा, ये वाला हटा दिया। फिर मैंने बी और डी में सोचा और यहाँ पे देखा कॉर्पोरेट फार्मिंग और ऐसे इनपुट वाली बात हो रही है, यहाँ पे मुझे ये डिस्क्रिप्शन मिल रहा था, मैंने सीधा बी आंसर किया, ठीक है, विदिन 1 मिनट कर दिया होगा। अब ये अगर जब मैंने सर्च किया और इस पर, तो ये देखिए ओडिशा में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए थे, ठीक है, ओडिशा में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट हुए थे जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की बात कर रहे थे फार्मर्स के ड्यू टू दिस इनिशिएटिव। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी केस स्टडी है हमारे लिए कि जब भी फार्मिंग या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर फार्मर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो ये डायरेक्टली हम हमारे मेंस के क्वेश्चन में ये फंडा लिख सकते हैं कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड इज़ अ कंसेप्ट एडॉप्टेड बाय ओडिशा एज अ पायलट प्रोजेक्ट in order to increase the collective bargaining power of the farmers and to synchronize and harmonize their agriculture operation to achieve the higher yield and higher income to enhance their lifestyle या फिर livelihoods। तो समझ पा रहे हो आप, ये प्री का कंसेप्ट भी आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अल्दो हमारा प्रोग्राम प्री से रिलेटेड है बट मेंस वाली चीज़ें भी मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे शेयर करूँगा कि ये मेंस में आप लिख सकते हो। आई होप इसका अप्रोच आपको समझ आ चुका होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है, बट ये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ होगा कंसेप्ट कहीं, बट यहाँ पे इस तरीके से हमें आंसर तक पहुँचा जा सकता था। और अगर देखिए आपको ये वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए टेलीग्राम आईडी के ऊपर, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है @arjuna_is_help वाला जो है, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड और जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में ज़रूर मुझे बताइए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उससे कि मैं और अच्छे से आपके लिए जो यहाँ पे कंटेंट लेके आऊँ। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब थर्ड से पढ़िए, मैंने बताया था लास्ट से पढ़िए। सम ट्राइबल पीपल, सम वाला लॉजिक सीधा कि नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, नाइजर इज़ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वैप हो सकता है, खरीफ है या रबी है, ठीक है। तो इसमें जो है आप यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एमएसपी फॉर नाइजर सीड। अब देखिए एमएसपी फॉर नाइजर सीड, एमएसपी के ऊपर यूपीएससी ने मिनिमम 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 2018 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे उन्होंने 6 से 7 जो है क्रॉप्स के नाम दिए थे, और देखिए अराउंड 23-24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी देते हैं और इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बट नाइजर सीड याद रखना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको याद ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर नाइजर सीड नहीं समझ रहा है तो हिंदी में देख लीजिए क्या कह रहा है हिंदी में, काले तिल, ठीक है, काले तिल की बात हो रही है। और तिल हो सकता है कि यहाँ पे एमएसपी दी जाती हो और नहीं भी हो सकता। तो ये 2 स्टेटमेंट कोर हमारे जो है नॉलेज बेस के ऊपर है, यहाँ पे हम कोई अंधा तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट हम सही मान सकते हैं और इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑल 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो नाइजर देखिए एक ऑयल सीड है जो कि खरीफ में लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि जितने भी हमारे एमएसपी में 23 क्रॉप है हम खरीफ और रबी यहाँ पे जो है रटने लग जाएंगे, बस नाइजर के बारे में याद रखिए, ठीक है। और बाकी आगे तो कुछ और ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन सही नहीं करना है, ये भी चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी खरीफ सीज़न में कौन से ऐसे क्रॉप है जिनके लिए एमएसपी यहाँ पे दी जाती है, तो थोड़ा आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका थोड़ा यहाँ पे काम में कम कर देता हूँ और ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये देखिए डायरेक्टली पीआईबी से हम देखते हैं कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप। अब कौन से भाई खरीफ इसमें, तो ये देखिए जो हमारे क्वेश्चन में था नाइजर सीड। अब ये बस आप लिस्ट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जवार, रागी, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है। नाइजर सीड देखिए सबसे नीचे वाला पूछा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा आप जो है यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी
थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है। और ऐसी थीम देखिए 2018 में एक बार आ चुकी है, जहाँ पे उन्होंने जो है इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में पूछा था, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड एज अ इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट पूछा है यहाँ पे। इनटेंजिबल यानी कि ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें ऐसे फिजिकली दिखती नहीं है बट वो होती है, ठीक है। जैसे हवा है बट दिखती नहीं है, तो इनटेंजिबल है, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या अगर आपको नहीं समझ आया तो जाके हिंदी में पढ़ लीजिए। माल सूची, ठीक है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री तो भाई फिजिकल है, तो दिख रहा है हमें, तो इंटेंजिबल का मतलब क्या, जो नहीं दिख रहा है। ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड वैल्यू कभी दिखती नहीं है, बस हमें पता है कि हाँ ये ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो हमारे इनोवेशंस की बात हो रही है, क्रिएटिव आइडियाज़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल है। मेलिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको डाउट हो सकता है ये टेंजिबल है इंटेंजिबल है, बट देखिए ये एक डेटा है, ठीक है, और डेटा हमारा इंटेंजिबल होता है दोस्तों, ठीक है। डेटा इंटेंजिबल होता है, भले वो स्टोर करके एक ड्राइव में दिख रहा है बट वो इंटेंजिबल है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो है ओनली 3, यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा ओनली 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दे दूँ, ओके। तो ये जो था ना यहाँ पे मनी मार्केट और ये हमारा जो है कैपिटल मार्केट, तो ये थोड़ा आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए कैपिटल मार्केट में कौन आता है, तो ये देखिए लॉन्ग टर्म में खेलते हैं यहाँ पे लोग, और ये स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट होता है यहाँ पे आ जाता है। मनी मार्केट देखिए शॉर्ट टर्म में होता है, इसमें क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स आ जाता है, कमर्शियल पेपर्स आ जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल आते हैं, एंड वेज एंड मीन्स एडवांस इसमें आते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांस, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हम अभी देखते हैं, ओके। इजी क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है, CDS में रिपीट हो चुका है 2 बारी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हॉरिजेंटल, देखिए एक होता है हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन और एक होता है वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन। वर्टिकल में क्या होता है कि सेंटर जो उसके पास 100 रुपये है उसमें से डिसाइड करेगा कि हाँ 42% जो है, जो भी परसेंटेज है ये स्टेट को जाएगा। ये क्या हो गया, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया। अब ये 42% कैसे इन स्टेट्स में जाएगा, आंध्र प्रदेश को कितना मिलेगा, तेलंगाना को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, केरल को कितना मिलेगा, तो ये डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर्स के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। ये होता है हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड एक निमोनिक है, वो आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे वो निमोनिक है आईपैड जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं, जो कि फॉरेस्ट में खो गया तो हमारे ऊपर जो है टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये एक मैं बता रहा हूँ, एक निमोनिक्स बता रहा हूँ। आईपैड मतलब क्या, आई मतलब है इनकम डिस्टेंस, ठीक है, ये है इनकम डिस्टेंस। पी मतलब क्या, ये है पॉपुलेशन। ए मतलब क्या, एरिया। डी मतलब क्या, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। फॉरेस्ट मतलब क्या, फॉरेस्ट। और टैक्स क्या, तो ये टैक्स एफर्ट, जितने टैक्स आपने लगाया। तो ये देखिए 2.5% कुछ है। फॉरेस्ट से रिलेटेड देखिए 10% वेटेज है। यहाँ पे देखिए जो हमारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसका 12.5% है। जो पॉपुलेशन और एरिया है ये 15% है और ये 15% है। और जो हमारा इनकम डिस्टेंस है ये 45% है। अब क्वेश्चन आगे क्या बन सकता है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो इनकम डिस्टेंस का है। सबसे कम किसका है, तो टैक्स का है। तो इनको जो है ऑर्डर में लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक ऑर्डर में लगाओ, जो कि ऑलरेडी पूछ रखा है CDS 2017 में, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो मैं बताऊंगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा, धीरज रखिए, ठीक है। अब लगाइए आईपैड यहाँ पे, तो टैक्स एंड एफर्ट, चलो ये तो है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, अच्छा ये भी है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये भी है। अच्छा ये दोनों तो है ही नहीं। अब देखिए स्टेबल गवर्नमेंट, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है तो ये आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ओनली 4 ने ओनली 3, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा है, रिवाइज कर लीजिए, नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। याद करिए या तो सर्च करिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा। UNOPS करके एक बॉडी है जिसका सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव है। ये फोकस किस पे करता है, 4 यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है, ठीक है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। अब देखिए ये जो इनिशिएटिव है ना S3I, ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को साथ में लाने के है, मतलब पब्लिक प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट को साथ में ला के यहाँ पे जो है डेवलपमेंट की बातें करता है, ठीक है। UNOSP के बारे में अगर हम देखेंगे, ये जो OPS जो भी है, ये देखिए 1973 में इस्टेब्लिश होता है, इतना याद रखिए, ठीक है। और ये पार्ट किस चीज़ का, ये पार्ट है UN
DPE का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, UNOPS। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इनकी साइट पे जाके सर्च किया तो पता चला कि इनमें से ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट वाला जो है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ पे नहीं है। हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और आंसर यहाँ पे हमारा ओनली 3। तो इस तरीके से जो है इतना ही इसके बारे में याद रखना था, और ऐसा कोई इसमें और ज़्यादा इनोवेशन की स्कोप नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो बस यही, अभी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे, बाकी भी क्वेश्चन जल्दी डिस्कस करेंगे। थोड़ा अभी स्लो चल रहा है, एक बार मोमेंटम बनेगा आपको भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से चीज़ें चल रही है, तो हम थोड़ा स्पीड यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।